बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हार्मोन्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हार्मोन्स क्या है, उनका केमिकल नेचर क्या है, एंड हाउ दे एक्सर्ट देयर स्पेसिफिक इफ़ेक्ट ऑन द टारगेट सेल्स, इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद कल हमने इंफॉर्मेशन की बात की थी कि सेल्स के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन सेल्स। तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए जो केमिकल मैसेंजर्स सेल्स यूज़ करते हैं वो हार्मोन्स के फॉर्म में होते हैं। तो इसकी आज हम डिटेल से देखते हैं। बहरहाल तो हार्मोन्स को अगर हम देख लें तो दे मे बी रिगार्डेड एज द केमिकल मैसेंजर्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर एंड फ्रॉम सेल टू सेल। कल भी हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि सेल्स के लिए क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन कोई भी केमिकल स्टेमुलाई के फॉर्म में, चाहे वो फिज़िकल स्टेमुलस हो चाहे वो केमिकल स्टेमुलस हो, बारे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि सेल क्या प्रॉपरली उसकी ऑर्गेनाइज्ड वे से क्या अपना रोल प्ले करे बॉडी में, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे से सेल क्या डिफ्रेंशिएट हो जाए अलॉन्ग डिफरेंट सेल लाइंस, और फिर एक ऑर्गेनाइज्ड वे से सेल अपने फंक्शन क्या परफॉर्म कर सके। तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब ये इन्फॉर्मेशन केमिकल स्टेमुलाई के फॉर्म में सेल्स को मिलते हैं। तो यूजुअली हम इन केमिकल मैसेंजर्स को क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। यहाँ पे हार्मोन्स एक्शन ऑन टारगेट सेल, ये जस्ट एक समराइज व्यू है। आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बाय ओपनिंग और क्लोजिंग आयन चैनल्स एंड दस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हार्मोन क्या करते हैं, दे अल्टर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, और वो हमने रिसेप्टर वाले चैप्टर्स में ये हम डिटेल से देख चुके हैं कि ये जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं, हाउ दे क्लोज एंड ओपन इन रिस्पॉन्स टू अटैचमेंट ऑफ स्पेसिफिक लाइगेंड्स टू देम, किस तरह उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। तो इसको अल्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी कहते हैं। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कल भी मैंने बात की थी कि ये डिफरेंशियली परमेबल है। ये हर चीज़ को, हर केमिकल को, हर आयन को इसके अक्रॉस मूवमेंट नहीं करने देता। बहरहाल जब लाइगेंड अटैच होता है तो टू इट्स पार्टिकुलर रिसेप्टर, उसके रिस्पॉन्स में ये चैनल्स या तो ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं। एंड अगेन रिगुलेटिंग द रेट ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड देयर फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन, ये भी हमने बात की थी कि सम रिसेप्टर्स दे एक्ट रेगुलेटर्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन, सम रिसेप्टर दे एक्ट एज रेगुलेटर ऑफ mRNA सिंथेसिस। तो उसकी हमने कल डिटेल से बात की थी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के केस में कि किस तरह वो जीन के एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करते हैं। अल्टरिंग रेट्स ऑफ एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शंस, अगेन ये एक अनदर फंक्शन है इन हार्मोन्स का कि एंजाइम, जितनी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं हमारे बॉडी में, उसकी रेट को अल्टर करना, उसको स्टॉप करना, उनको स्टिमुलेट करना, ये एक फंक्शन है इन हार्मोन्स का। एंड देन इंड्यूस सिक्रीटरी एक्टिविटी, सिक्रेटरी एक्टिविटी को इंड्यूस करना, जिस तरह हमारे बॉडी में आप लोग देख लो, सेल के अंदर अगर एक स्मॉल सी ऑर्गेनेली है गोल्गी एपरेटस, सिक्रेटरी ये एक्टिविटी है उसमें। या हमने मेम्ब्रेन्स में देखा था कि वहाँ पे एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस पार्टिकुलरली वो सेल किसकी थ्रू करता है, इसी सिक्रेटरी फंक्शन की थ्रू परफॉर्म करता है। तो ये काम था। एंड देन स्टिमुलेट माइटोसिस, माइटोसिस को स्टिमुलेट करना, कल भी हमने बात की थी कि मेटास्टेसिस किस तरह इस इन्फॉर्मेशन की थ्रू सेल्स परफॉर्म करते हैं, या फिर माइटोसिस सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ की बात जब हुई थी तो किस तरह होती है। या फिर अगेन जब हमने बात की थी प्रोग्राम सेल डेथ की या एपोप्टोसिस की, तो इसके लिए एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे में इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, किस तरह आती है, वो इन केमिकल स्टेमुलाई के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन आती है। तो ये जस्ट एक समराइज व्यू था इन हार्मोन्स के एक्शन का। हम वन बाय वन डिटेल से फिर दूसरों को। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की ब्रॉड सी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर,
कि केमिकली हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एंटी डायोरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ये प्रोटीन, ये सारे हार्मोन, जिस तरह इंसुलिन है एक पेप्टाइड है, या ग्लूकागॉन है प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है, एंटी डायोरेटिक हार्मोन है प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है, एंड देन ऑक्सीटोसिन। इंसुलिन, यू नो, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, दे आर वेरी क्लोजली इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करती है इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड शुगर लेवल, इसी तरह ग्लूकागॉन सिक्रीट करती है इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागॉन गॉन व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल हैज़ बीन गॉन डाउन, तो उसके रिस्पॉन्स में फिर बॉडी क्या, तो एक ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के एक थ्रेशोल्ड को मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एक्टिव होते हैं। इसी तरह एंटी डायोरेटिक हार्मोन है या फिर वेजोप्रेसिन भी ये कहलाता है, ADH, अगेन ये एक प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है जो कि बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है एट द लेवल ऑफ किडनीज। एंड देन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन अगेन ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में, ऑक्सीटोसिन तो अगेन पेप्टाइड बेस्ड हार्मोन है, और पार्टिकुलरली ये यूट्रीन कंट्रैक्शन और देन मिल्क इजेक्शन में ये हार्मोन हेल्प करता है। सेकंड ग्रुप है स्टीरॉयड हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरेलोकार्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स एंड मिनरेलोकार्टिकॉइड्स, दे आर एक्सक्लूसिवली सिक्रेटेड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड्स ये सिक्रीट करते हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड जिस तरह नेम से जाहिर है, ये क्या है, ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को बॉडी में रेगुलेट करते हैं। एंड देन मिनरेलोकार्टिकॉइड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को मेंटेन करने में ये मिनरेलोकार्टिकॉइड्स का इम्पोर्टेंट रोल है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में हाइड्रोकार्टिसोन या फिर कार्टिसोल एक हार्मोन है जो कि बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट रोल है इनका बॉडी में, हम कुछ फंक्शन भी इसकी मैं मेंशन करूँगा। एंड देन मिनरेलोकार्टिकॉइड्स में अल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हमारी बॉडी में क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जिस तरह इसका नाम है, ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेस हार्मोन के तौर पे भी ये नाउन है, लोग इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स, ठीक है ना। और ये इस वजह से स्ट्रेस हार्मोन कहलाते हैं बिकॉज दीज ग्लूकोकार्टिकॉइड्स दे फ्लाई इनटू एक्शन टू प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड फॉर कम्बैटिंग फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। फिज़िकल या इमोशनल स्ट्रेस के दौरान ये ग्लूकोकार्टिकॉइड्स एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं। सो इस वजह से ये दे आर कॉल्ड ऑलवेज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन्स। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल फीवर का आ जाना है, या इलनेस है, या इंजरी है, या फिर सेफ्टी थ्रेट्स है हमारे बॉडी को, तो इस दौरान क्या होता है, ये हार्मोन रिलीज होते हैं एंड दे सिग्नल टू लीवर, फैट एंड मसल स्पीड ऑफ द केमिकल ब्रेकडाउन और मेटाबॉलिज्म ऑफ द स्टोर्ड शुगर, फैट एंड प्रोटीन्स। ये इसके रिसेप्टर लीवर में लोकेट होते हैं। लीवर में जाके जो ग्लूकोज के स्टोर्ड है, या फैट के स्टोर्स है, या फिर प्रोटीन्स के स्टोर्स हैं, उनको मोबिलाइज करके ब्लड में ग्लूकोज की फॉर्म में ले आते हैं। ये ग्लूकोकार्टिकॉइड्स अगेन मैंने कहा कि हाइड्रोकार्टिसोन भी इसको जनरली बोला जाता है, या कार्टिसोल भी कहलाता है, या कार्टिकोस्टेरोन भी इसको कहते हैं, डिफरेंट इसके नेम है। बहरहाल ओवरऑल ये क्या करते हैं बॉडी में, ये कार्टिकॉइड्स हार्मोन एक जनरल ग्रुप है इसका। ओवरऑल इनका बॉडी में रोल क्या है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस रिस्पांस को बैलेंस करना, या एनर्जी फ्लो को मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर या होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, वाटर बैलेंस को मेंटेन करना थ्रू आउट द बॉडी। तो इस तरह के प्रोसेसेस में ये कार्टिकॉइड हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह मिनरेलोकार्टिकॉइड्स में जिस तरह एक कॉमन मिनरेलोकार्टिकॉइड अल्डोस्टेरोन है,
तो ये क्या करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को एट द लेवल ऑफ किडनीज मेंटेन करता है। सिमिलरली सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इस तरह की, तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। और स्टीरॉयड ये इस वजह से है कि इसमें टिपिकली इनके स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देख लो तो टिपिकली इसमें साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोपेनेंथ्रीन रिंग होता है, जो कि 4 फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं, ABC पेनेंथ्रीन वाला स्ट्रक्चर बनाता है और एक साइक्लोपेंटेन होता है। तो इस बेस पे दे आर कॉल्ड स्टीरॉयड हार्मोन्स। तीसरा ग्रुप है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जांपल एफिनेफ्रीन एंड नॉरएफिनेफ्रीन, थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन, थायरोनिन और थायरॉक्सिन, T3 T4। इफिनेफ्रीन, नॉरएफिनेफ्रीन ये अगेन हार्मोन्स है किसके, फाइट एंड फ्लाइट के हार्मोन्स कहलाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग फाइट या फ्लाइट जब एक्सेसिव एनर्जी नीड्स होती है बॉडी की, तो उस दौरान ये हार्मोन्स बॉडी रिलीज़ करती है। इसी तरह T3 T4 दे प्रोमोट जनरल मेटाबॉलिक रेट, अगेन दे मेंटेन बॉडी होम्योस्टेसिस। तो ये क्या है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में ये हार्मोन्स आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हार्मोन आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड ग्रुप्स, वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल, या ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और ये कैटेगरी बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर टू विच दे बाइंड एंड द सिग्नल यूज टू मीडिएट देयर एक्शन। इसकी हम रिसेप्टर वाले चैप्टर्स में बात कर चुके हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर्स एंड देन इंट्रासेलुलर और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। तो इसकी वहाँ भी मैं बात कर चुका हूँ कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स के लिए लिगैंड मॉलिक्यूल्स या सिग्नल मॉलिक्यूल्स या इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के लिए या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के लिए जो सिग्नल या लाइगैंड मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो लिपिड सॉल्युबल होंगे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्रीली इजीली क्रॉस कर सकेंगे और दिन साइटोप्लाज्म में अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं। तो उस बेस पे अगेन हार्मोन्स के क्या है, 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और यू में कॉल इट वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल। ग्रुप 1 हार्मोन्स में कौन कौन से आते हैं, दीज हार्मोन्स बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर टू फॉर्म रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्सेस थ्रू विच देयर बायोकेमिकल फंक्शंस आर मेडिएटेड। इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर्स, इसमें ना बाज़ों का एक टर्म यूज़ होता है हार्मोनल डॉकिंग, डॉक हो जाना, DOCK, डॉकिंग। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, कौन से, ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स या फिर अगेन आपको स्टीरॉयड हार्मोन्स जितनी भी हमने अभी देखी, तो ये क्या करते हैं कि ये इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और साइटोप्लाज्म में अपने रिसेप्टर्स के साथ बाउंड होकर या वह डॉकिंग करके अपना पार्टिकुलर एक्शन एक्सर्ट करते हैं। और इनका पार्टिकुलर एक्शन भी हमने देखा था कि दे जस्ट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, दे जस्ट रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ mRNA, ठीक है ना। तो ग्रुप 1 हार्मोन्स आर लाइफोफिलिक इन नेचर एंड आर मोस्टली डेरिवेटिव्स आर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं। और इसमें मैंने बताया कि कौन सा, स्टीरॉइड्स का वो टिपिकल न्यूक्लियस होगा जिसको हम साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोपेनेंथ्रीन रिंग कहते हैं। तो ये ग्रुप 1। Group 2 hormones, these hormones bind to cell surface receptor and stimulate the release of the second messenger which in turn perform the biochemical function। तो अगेन ग्रुप 2 हार्मोन्स में क्या होगा कि ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्रीली क्रॉस नहीं कर सकते, इस वजह से इनके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेट होते हैं। क्या लोकेट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। So, group 2 hormones are subdivided into 3 categories based on the chemical nature of the second messenger.
प्राइमरी मैसेंजर क्या हो गया, हार्मोन इटसेल्फ हो गया। हार्मोन आप उसको कह सकते हो सिग्नल मॉलिक्यूल कह सकते हो, लाइगेंड मॉलिक्यूल कह सकते हो। ये क्या है, ये प्राइमरी मैसेंजर है। जब ये प्राइमरी मैसेंजर अपने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और उस एक्टिवेशन के रिजल्ट में वो क्या, दे स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स। सेकेंडरी मैसेंजर जिस तरह साइक्लिक एएमपी की सिंथेसिस वो करेंगे, या फिर कैल्शियम का रिलीज़ वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से करेंगे, या फिर मेम्ब्रेन लिपिड से, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से IP3 या DAG, इस तरह के सेकेंडरी मैसेंजर की सिंथेसिस को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। सो ग्रुप 2 हार्मोन्स आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर। इसमें से फॉर एग्जांपल क्या है, ये वाला आप लोग देख रहे हो, द सेकंड मैसेंजर इज साइक्लिक एएमपी, द सेकंड मैसेंजर इज साइक्लिक एएमपी। फॉर एग्जांपल ACTH एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, FSH, LH, PTH, ग्लूकागॉन, कैल्सिटोनिन, ये सारे हार्मोन्स क्या है, ये प्राइमरी मैसेंजर है और इनके लिए जो सेकेंडरी मैसेंजर यूज़ होता है वो क्या है, साइक्लिक एएमपी है। सेकंड केस में द सेकंड मैसेंजर इज फास्फेटिडाइल इनोजिटोल और कैल्शियम। फॉर एग्जांपल TRH थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, या GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, या गेस्ट्रिन, या CCK खोली, सिस्टोकाइनिन, CCK, इस तरह के हार्मोन्स के लिए ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या है, फास्फेटिडाइल इनोजिटोल, IP3 जिसको हम कहते हैं, या फिर कैल्शियम। थर्ड क्लास है द सेकंड मैसेंजर इज अननोन। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन्स, GH, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, इन हार्मोन्स का सेकेंडरी मैसेंजर क्या है, अननोन है। तो बेस्ड ऑन सेकेंडरी मैसेंजर हार्मोन्स की क्या अगेन 3 टाइप्स है। पहले टाइप में क्या सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी है, दूसरे टाइप में सेकेंडरी मैसेंजर इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट है, IP3 या कैल्शियम है, और तीसरी केस में जिस तरह ग्रोथ हार्मोन है या इंसुलिन है उसमें सेकेंडरी मैसेंजर अननोन है। अब इस टेबल में प्रिंसिपल ह्यूमन हार्मोन्स क्लासिफिकेशन बाय मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑरिजिन एंड मेजर फंक्शन। प्रिंसिपल ह्यूमन हार्मोन्स की बात की गई है। ग्रुप 1 हार्मोन्स दैट बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अब ग्रुप 1 जैसे ही हम कहेंगे तो ग्रुप 1 से क्या मतलब है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जब हम कहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इनके रिसेप्टर कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन दे कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एस्ट्रोजन है उसमें, इसका ओरिजिन कहाँ है, ओवरीज एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन, ये इसके मेजर फंक्शन है। इसी तरह प्रोजेस्टेंस है, कहाँ से आते हैं, ओवरीज एंड प्लेसेंटा से। मेजर फंक्शन क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। एंड्रोजन है, टेस्टिस एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स से आते हैं। मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जिस तरह मैंने पहली बात की है कि ये क्या है, कॉर्टिकॉइड्स भी ये कहलाते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये रिलीज होते हैं एंड दे इफेक्ट मेटाबॉलिज्म, सप्रेस इम्यून सिस्टम। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी या के तौर पे एक्ट करते हैं, या फिर इम्यून रिस्पांस को ये सप्रेस करते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म को क्या इन्हांस करते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस, या स्ट्रेस रिलीफ के तौर पे ये हार्मोन बॉडी में यूज़ होते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, ऑलरेडी एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एंड देन मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है ना, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को एट द लेवल ऑफ किडनी मेंटेन करना इनका काम है। कैल्सीट्राइयोल, R125 डाईहाइड्रोक्सी खोली कैल्सीफिरोल, कैल्सीट्राइयोल ये विटामिन डी है, कैल्सीट्राइयोल, या इसको आप लोग 125 डाईहाइड्रोक्सी खोली कैल्सीफिरोल भी कहते हो। अगेन ये क्या है, ये इसको जनरली आप लोग विटामिन डी कहते हो। तो ये किडनी में इसकी मैच्योरेशन होती है, हाइड्रोक्सिलेशन होती है, फाइनल मैच्योरेशन, एंड इट प्रोमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, किडनी एंड बोन मिनरलाइजेशन में इसका मेजर रोल है। देन थायराइड हार्मोन T3 एंड T4, धोख है ये
T3 और T4 हार्मोन, दे आर नॉट स्टीरॉयड हार्मोन बट दे कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रीली। तो ये एक एक्सेप्शन है कि दो कि स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, लेकिन ये अगेन इसके रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दे आर लोकेटेड इंट्रा सेलुलरली एंड दे प्रोमोट जनरल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, दे मेंटेन होम्योस्टेसिस इन द बॉडी। तो ये क्या है, ग्रुप 1 के प्रिंसिपल हार्मोन्स हैं। यहाँ पे ग्रुप 2 के मेजर हार्मोन्स है। तो ग्रुप 2 में क्या था कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स थे। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर कौन से होते हैं, वो ऑलरेडी बात की गई है कि वो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। तो फिर वाटर सॉल्युबल या सेल सरफेस रिसेप्टर वाले हार्मोन्स के लिए ये एक बात नेसेसरी है कि उनके केस में सेकेंडरी मैसेंजर लाजमी होगा, ठीक है ना। तो सेकेंडरी मैसेंजर की बेस पे भी इन हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देख ली। ACTH, FSH, LH डिफरेंट हार्मोन्स है। इस टेबल को आप लोग रीड कीजिएगा और साथ साथ इसके फंक्शन को भी आप लोग देख लीजिएगा कि इसके मेजर फंक्शंस क्या है और सेकेंडरी मैसेंजर्स इन हार्मोन्स के लिए क्या क्या है। यहाँ पे इस टेबल में सेकंड मैसेंजर इस फास्फेटिडाइल इनोजिटोल या कैल्शियम है। सी में सेकंड मैसेंजर इस अननोन और अनसेटल्ड है, उसमें ग्रोथ हार्मोन या फिर प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन इस तरह के हार्मोन्स आ जाते हैं। तो इन टेबल्स को आप लोगों ने रीड करना है, इसमें बहुत सारी इन हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन है। ये नेक्स्ट अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की तरफ। Two mechanism depending on the chemical nature of the hormones. Two basic mechanism है। वाटर soluble hormones, all amino acid based hormone except thyroid hormones, ये क्या करते हैं, they cannot enter the target cell। क्योंकि वाटर soluble है, they act on cell surface receptors coupled by G proteins to intracellular second messengers that mediate the target cell response। अब हमने रिसेप्टर्स वाले चैप्टर्स में G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की डिटेल से बात की है कि ये ये सेल सरफेस रिसेप्टर किस तरह G प्रोटीन के साथ लिंक्ड होते हैं और G प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाता है विद द अटैचमेंट ऑफ GTP, तो उसकी एक्टिवेशन क्या, वो एक अनदर इफेक्टर प्रोटीन को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। एक अनदर इफेक्टर प्रोटीन की फास्फोराइलेशन करता है और उस फास्फोराइलेशन से एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन, एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स इज इनिशिएटेड। तो उस इवेंट्स के रिजल्ट्स में फाइनली हमें क्या, हमें एक सेलुलर रिस्पांस मिलता है। और वो सेलुलर रिस्पांस किस फॉर्म में होगा, सेलुलर रिस्पांस कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेल ग्रोथ हो सकता है, सेल डिवीजन हो सकती है, ठीक है ना, सेल मूवमेंट हो सकती है। तो इस तरह डिफरेंट सेलुलर या सेल का कोई पार्टिकुलर फंक्शन, फॉर एग्जांपल हो कोई प्रोटीन सिंथेसिस, कोई हार्मोन सिंथेसिस, कोई एंजाइम सिंथेसिस, तो ऑल ये क्या है, सेलुलर रिस्पॉन्सेस के एग्जाम्पल है। दूसरा ग्रुप है लिपिड सॉल्युबल और स्टीरॉयड एंड थायराइड हार्मोन। दे एक्ट on intracellular receptor, they directly activate or suppress genes। तो ये बात तो अब आप लोगों को शायद क्लियर होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर किस तरह एक्ट करते हैं और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर किस तरह एक्ट करते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की उसका मेजर करेक्टरिस्टिक ये है कि क्या वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे, जेनेटिक जीन लेवल पे mRNA की सिंथेसिस को या तो स्टॉप करेंगे या स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सेल सरफेस रिसेप्टर के क्या मेजर करेक्टरिस्टिक है कि उसके लिए क्या होगा, सेकेंडरी मैसेंजर उस केस में इन्वॉल्व होंगे और वो सेकेंडरी मैसेंजर की थ्रू मैसेज को अपने टारगेट साइट्स तक लेके जाते हैं। तो ये मेजर दो। यहाँ पे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स और सेल सरफेस रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो इसको CAMP सिग्नलिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल के केस में हमने देख लिया ना कि सेकेंडरी मैसेंजर क्या होगा, साइक्लिक AMP होगा। ये अब सिक्वेंशियल ये तरतीब है कि किस तरह ये इनिशिएट होगा और ये किस तरह टर्मिनेट होगा, ये सिग्नल थ्रू वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। इनिशिएशन किस तरह होगी सिग्नल का और देन उसका टर्मिनेशन किस तरह होगा। हार्मोन्स इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट मैसेंजर दे बाइंड टू रिसेप्टर, अपने रिसेप्टर के साथ क्या बाइंड कर जाते हैं,
ठीक है ना। रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, सेल सरफेस के ऊपर। सेकंड क्या होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट्स जी प्रोटीन। अब रिसेप्टर क्या करेगा, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जिस तरह कल भी मैंने बात की थी कि जी प्रोटीन क्या है, एक हेट्रोट्राइमेरिक असेंबली है अल्फ़ा बीटा और गामा सब यूनिट का, ठीक है ना। तो जब लाइगेंड या प्राइमरी मैसेंजर अपने रिसेप्टर के साथ अटैच कर जाता है तो ये जी प्रोटीन के साथ जीटीपी अटैच हो जाता है, ठीक है ना। इनएक्टिव स्टेट में ये जीडीपी बाउंड होता है, एक्टिव स्टेट में ये जीटीपी। तो जैसे ये जीटीपी बाउंड हो जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है और इसका अल्फा सेगमेंट जीटीपी जी अल्फा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बीटा और गामा सेपरेट हो जाता है। तो अब ये बीटा जी प्रोटीन का बीटा और गामा असेंबली या जी अल्फा जीटीपी असेंबली, इन दोनों में कैपेबिलिटी है कि ये एनदर इफेक्टर एंजाइम को या एनदर इफेक्टर प्रोटीन को क्या करे, एक्टिवेट करे। तो थर्ड क्या थे, जी प्रोटीन एक्टिवेट्स एडीनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। ये अब इफेक्टर एंजाइम है जो कि कल हमने बात की थी कि ये जी प्रोटीन क्या करेगा, एक अनदर इफेक्टर एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। तो इफेक्टर एंजाइम फॉर एग्जांपल साइक्लिक एएमपी की केस में एडिनालाइट साइक्लेट हो सकता है, ठीक है ना, या फिर डीएजी या ईपी3 की केस में वो फास्फोलाइपेज सी हो सकता है, या फिर अनदर केस में वो प्रोटीन काइनेज ए भी हो सकता है, प्रोटीन काइनेज सी है, डिफरेंट इफेक्टर प्रोटीन्स हो सकते हैं। उसके बाद एडिनाइलेट साइक्लेज कन्वर्ट्स एटीपी टू साइक्लिक एएमपी। एडिनालाइज साइक्लेज जब एक्टिवेट हो गया तो ये जो हम कहते हैं ना कैस्केड ऑफ रिएक्शन, तो ये वही कैस्केड ऑफ रिएक्शंस है, अभी ये हो रहा है, ठीक है ना। ये एटीपी कन्वर्ट करेगा साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेजेस। अब साइक्लिक एएमपी क्या, सेकेंडरी मैसेंजर बन गया। जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर बन जाता है तो ये प्रोटीन काइनेसिस को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और काइनेसिस की मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि काइनेसिस हमेशा अपने सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेंगे, अपने सबस्ट्रेट की फॉस्फोराइलेशन काज करेंगे। तो जब उनकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो दे बिकम एक्टिव, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। सो साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेसिस। एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेसिस देन phosphorylate various proteins एक्टिवेटिंग some and inactivating others। इसकी एग्जांपल्स हम मेटाबॉलिज्म में देखेंगे कि कुछ प्रोटीन्स जब फास्फोराइलेट हो जाती है तो उससे उनकी एक्टिवेशन होती है, और कुछ पाथवेज में सर्टन प्रोटीन ऐसी है कि वो जब हम फास्फोराइलेट करते हैं तो दे बिकम इनएक्टिव। तो यहाँ इस वजह से ये बात की गई है कि एक्टिवेटिंग सम एंड इनएक्टिवेटिंग अदर्स। नेक्स्ट, साइक्लिक एएमपी इज रैपिडली डिग्रेडेड बाय द एंजाइम फास्फोडाइएस्टरेज। अब हम रिसेप्टर और सिग्नल के चैप्टर में हम ना मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन की हमने बात की है कि वहाँ पे क्या है, रिसेप्शन होता है, फिर ट्रांसडक्शन होता है, फिर एम्प्लीफिकेशन होता है, और फाइनली टर्मिनेशन भी उसमें ज़रूरी है। सिग्नल आ तो गया, अब उस सिग्नल का हमें टर्मिनेशन भी चाहिए, क्योंकि एक ज़्यादा देर तक या हमें ना एक पार्टिकुलर सिग्नल की एक्टिवेशन नहीं चाहिए, हमें तो जस्ट सेकंड्स के लिए एक रिस्पांस चाहिए होता है, ठीक है ना। सेकंड्स के लिए एक हमें सिक्रीशंस या प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसके बाद सिग्नल को टर्मिनेट करना पड़ता है। तो उस टर्मिनेशन के लिए ज़ाहिरी बात है एंजाइम है, केमिकल्स है, यहाँ पे इस केस में फास्फोडाइएस्टरेज आ जाता है। फास्फोडाइएस्टरेज क्या कर देता है कि वो सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो पूरा का पूरा लिंक जो कि सरफेस से, सेल सरफेस से बना था साइटोप्लाज्म, वो पूरा क्या हो जाता है, लिंक टूट जाता है। तो जब टूट जाता है वो सिग्नल टर्मिनेट हो जाता है। इंट्रासेलुलर एंजाइमेटिक कैस्केड्स हैव ए ह्यूज एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट, और इनकी सिग्नलिंग की ये भी प्रॉपर्टी भी है कि दे हैव एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट। मतलब शुरू में एक कार्टिसोल का मॉलिक्यूल आ जाता है, अपने सिग्नल के ऊपर अटैच हो जाता है, और उस एक कार्टिसोल की अटैचमेंट से फाइनली हमें फॉर एग्जांपल 1 लाख या 10,000 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं ग्लूकोज के,
उसके रिस्पॉन्स में एक मालिक्यूल के अटैचमेंट में फॉर एग्जांपल 1 लाख मालिक्यूल क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज के आ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट कि हर स्टेप पे ये जो रिस्पॉन्स होता है ये क्या हो जाता है, ये डबल और ट्रिपल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट। नेक्स्ट डायग्राम में आप लोग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एम्प्लीफिकेशन किस तरह होती है। ये डायग्रामेटिकली है सेल सरफेस रिसेप्टर्स का ये डायग्राम है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरह हार्मोन्स इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट मैसेंजर दे बाइंड्स टू देयर रिसेप्टर्स। यहाँ पे ये लाइगेंड मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर जाते हैं। उस बाइंडिंग के रिजल्ट में अब ये वाला जी प्रोटीन ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। अब देखिए ना, नॉर्मल केस जीडीपी बाउंड है, लेकिन जब हार्मोन की अटैचमेंट यहाँ पे इसके साथ हो जाती है तो दिस जीडीपी इज एक्सचेंज फॉर जीटीपी। अब ये एक्टिवेटेड जी प्रोटीन है, ठीक है ना। ये एक्टिवेटेड जी प्रोटीन क्या करेगा, ये आके अनदर इफेक्टर एंजाइम जो कि ये है एडीनाइलेट साइक्लेज है, इसके साथ अटैच करेगा, ठीक है ना। तो इसकी अटैचमेंट में क्या हो जाएगा, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी एक्टिवेशन से क्या, ये एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में। अब साइक्लिक एएमपी बन गया, ठीक है ना। साइक्लिक एएमपी क्या है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है। अब ये साइक्लिक एएमपी इट विल एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेसिस। साइक्लिक एएमपी जो कि सेकेंडरी मैसेंजर है, ये इनएक्टिव प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिव प्रोटीन काइनेसिस में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अब एक्टिव प्रोटीन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेसिस क्या करेंगे, ये अपने नेक्स्ट सबस्ट्रेट्स जो कि इस पाथवे में आएंगे उसकी फास्फोराइलेशन काज करेंगे। क्या करेंगे, फास्फोराइलेशन काज करेंगे। फास्फोराइलेशन से क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा। Then it will triggers the responses of the target cell, activates enzymes, stimulates cellular secretion, opens ion channels, etc. ये different responses हैं, ठीक है ना। तो ये एक टिपिकल पाथवे है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए कि ये किस तरह एक्ट करते हैं ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। इस स्लाइड में यहाँ पे दिस इज सिग्नल कैस्केड एम्प्लीफिकेशन। ये एम्प्लीफिकेशन का क्या है, एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एक एपिनेफ्रीन आ गया, क्या एपिनेफ्रीन एक मॉलिक्यूल उसका आ गया और अपने रिसेप्टर सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ क्या अटैच हो गया, जो कि सिंगल मॉलिक्यूल है। उसने GS अल्फा, दिस इज कॉल्ड GS अल्फा, ये जी प्रोटीन का अल्फा सेगमेंट है जो कि GTP अटैच है और ये क्या है, एक्टिवेटेड है। तो एक मॉलिक्यूल के अटैचमेंट में कितनी जी प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल 10 जी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब वो जी प्रोटीन जो कि 10 जी प्रोटीन मॉलिक्यूल वो क्या करेंगे, नेक्स्ट उसका क्या स्टेप है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। तो 10 एक्टिवेटेड जी प्रोटीन्स आके क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 200 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे साइक्लिक एएमपी के, ठीक है ना। अब साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करेगा। तो 200 साइक्लिक एएमपी आके क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अनदर 100 मॉलिक्यूल आप प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह फिर 100 से ये देखिए 1000 मॉलिक्यूल्स पे पहुंच जाता है, 1000 से 10,000 के मॉलिक्यूल पे पहुंच जाता है और 10,000 से फॉर एग्जांपल फाइनली हमें ग्लूकोज के 1 लाख मॉलिक्यूल आ जाते हैं उसके रिस्पॉन्स में, सेलुलर रिस्पॉन्स में। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन, सिग्नल कैस्केड एम्प्लीफिकेशन, कि हर नेक्स्ट स्टेप पे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, डबल या ट्रिपल हो जाते हैं और एक ह्यूज, फाइनली हमें एक ह्यूज एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट मिल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है इन हार्मोन्स का और शायद इस वजह से कि आप लोगों को पता है कि किस तरह विद इन सेकेंड्स हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है स्ट्रेस को, ठीक है ना, फाइट को या फिर फ्लाइट को विद इन सेकेंड किस तरह देखें ना रिस्पॉन्स कर जाती है। तो ये रिस्पॉन्स विद इन सेकेंड, एक इसका रीज़न ये भी है कि क्या है, एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट है। हर स्टेप पे क्या ये रिएक्शन एम्प्लीफाइड हो जाते हैं। These are some signals that use cyclic AMP as secondary messengers। तो ये तो पहले टेबल में भी हम लोग देख चुके हैं
कार्टिकोट्रोपिन है, ACTH, देन CRH है, डोपामीन, एफिनेफ्रीन, FSH, ग्लूकागॉन, हिस्टामीन, LH एक्सेट्रा। ये सारे हार्मोन्स ये क्या करते हैं, ये साइक्लिक AMP को एज अ सेकेंडरी मैसेंजर यूज़ करते हैं। और ये सारे हार्मोन्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स है। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स और सेल सरफेस रिसेप्टर्स। यहाँ पे दूसरा पाथवे है PIP2 और कैल्शियम सिग्नलिंग मैकेनिज्म। एक वाटर सॉल्युबल में आप लोगों ने देख लिया कि सेकेंडरी मैसेंजर क्या था, साइक्लिक AMP था। दूसरा उसमें सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम भी है, ठीक है ना। वो किसके केस में होगा, PIP2 फॉस्फेटिडाइल इनोजिटोल के केस में। दे आर यूज्ड बाय सम अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स इन सम टिश्यूज। इट आल्सो इन्वॉल्व्स ए G प्रोटीन। It also involves a G protein. G protein activates phospholipase C. अगर तो सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक AMP है तो उसके लिए इफेक्टर एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज होगा। अगर तो सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम है तो उसके लिए, या PIP2 है तो उसके लिए उसके लिए इफेक्टर एंजाइम क्या होगा, फास्फोलाइपेज C होगा। फास्फोलाइपेज C स्प्लिट्स मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फेटिडाइल इनोजिटोल डाइफॉस्फेट इनटू 2 सेकेंड मैसेंजर्स, डाई-एसाइल ग्लिसरॉल एंड देन IP3। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि वहाँ पे क्या है, फास्फो इनोजिटोल डाइफॉस्फेट, इस तरह की फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो उसके ऊपर जब ये फास्फोलाइपेज C, मैंने आप लोगों को फास्फोलाइपेजेस की डिटेल से बात की थी कि डिफरेंट टाइप के फास्फोलाइपेजेस है। फास्फोलाइपेज A है, फास्फोलाइपेज B है, फास्फोलाइपेज C है। देन फिर टॉक्सिक फास्फोलाइपेजेस की हमने बात की थी। फिर इन फास्फोलाइपेजेस की जनरल फंक्शन मैंने आप लोगों को बताए थे कि मेम्ब्रेन रीमॉडलिंग है या फिर एब्जॉर्प्शन है लिपिड्स का, या इस तरह की मैंने बात की थी। बहरहाल यहाँ पे क्या है, फास्फोलाइपेज C। तो फास्फोलाइपेज C जब एक्ट करता है इन मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स के, पार्टिकुलरली इन इस फॉस्फेटिडाइल इनोजिटोल डाइफॉस्फेट के ऊपर, तो उसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं, उसका एक प्रोडक्ट डाई-एसाइल ग्लिसरॉल है और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, IP3 है, इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट। तो ये दोनों सेकेंडरी मैसेंजर्स है। अब ये DAG क्या करेगा, DAG विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेसिस व्हाइल IP3 will trigger the release of calcium। IP3 का एक अलग पाथवे है, वो जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज़ करवाता है। और DAG क्या करेगा, वो प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करके पर्टिकुलर सेलुलर रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेंगे। Calcium alters enzymes or channels or binds to the regulatory protein called modulin। इस पाथवे में आप लोग देख रहे हो कि कैल्शियम सिग्नलिंग वाला पाथवे है। यहाँ पे आप लोग देखते हो ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड्स टू ए रिसेप्टर लीडिंग टू द एक्टिवेशन ऑफ द फास्फोलाइपेज। ये प्राइमरी मैसेंजर है, अपने रिसेप्टर के साथ आके इस मेम्ब्रेन में अटैच हो जाता है। G प्रोटीन की एक्टिवेशन होती है, ठीक है ना। फास्फोलाइपेज C क्लीव्स ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड कॉल्ड PIP2 into DAG and IP3। Phosphatidyl inositol diphosphate is split by this phospholipase C। और उसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं, दो उसके प्रोडक्ट बनते हैं। एक उसका PIP2 प्रोडक्ट है, दूसरा उसका क्या है, ये DAG प्रोडक्ट है। तो ये DAG और PIP2 के ना दो डिफरेंट इसके वो है फंक्शन है। PIP2 DAG क्या करता है, DAG फंक्शन एज सेकेंडरी मैसेंजर। डाई-एसाइल ग्लिसरॉल सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे क्या करता है, फंक्शन करता है। और IP3 क्या करता है, IP3 क्विकली डिफ्यूजेस थ्रू द साइटोसोल एंड बाइंड्स टू एन IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन काजिंग इट टू ओपन। यहाँ पे आप लोग देख लो IP3 आ गया। IP3 क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर, चूँकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये एक
आयन गेटेड चैनल लगा है, जो कि ऑर्डिनरी कंडीशन में ये क्लोज होता है। जब IP3 आके इस चैनल के ऊपर अटैच हो जाता है तो ये चैनल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और इसका मैकेनिज्म हम रिसेप्टर वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये चैनल ओपन हो गया, जैसे ये चैनल ओपन हो जाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन से बहुत सारा कैल्शियम मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ये साइटोप्लाज्म में आ गया, ठीक है ना। अब ये साइटोप्लाज्म में कैल्शियम क्या करेंगे, कैल्शियम आयंस फ्लो आउट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रेजिंग द कैल्शियम लेवल ऑफ द साइटोसोल। अब यहाँ पे ये साइटोसोल का कैल्शियम लेवल बढ़ गया। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी मैसेंजर एक्ट करेंगे, वेरियस प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड, से चूंकि ये सेकेंडरी मैसेंजर है ना, तो सेकेंडरी मैसेंजर अनदर ग्रुप ऑफ इफेक्टर प्रोटीन्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, और उसके एक्टिवेशन से क्या बनेगा, पार्टिकुलर सेलुलर रिस्पांस आएगा। वो सेलुलर रिस्पांस आप लोगों ने देख लिया कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब किसी प्रोडक्ट की सिंथेसिस, किसी प्रोडक्ट की सिंथेसिस को स्टॉप करना, माइटोसिस है, मेटास्टेसिस है, कुछ भी सेलुलर रिस्पांस उसका हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्राइमरी मैसेंजर, कि प्राइमरी मैसेंजर को किस तरह की इंफॉर्मेशन लेके आया है, ठीक है ना। क्योंकि इंफॉर्मेशन लाना वो तो प्राइमरी मैसेंजर का काम है ना। फिर एग्जैक्ट रिस्पांस या अकॉर्डिंगली रिस्पांस इनिशिएट करना, फिर उसमें सेकेंडरी मैसेंजर और ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अनदर पाथवे था, कैल्शियम सिग्नलिंग पाथवे था या IP3 का। यहाँ पे कुछ सम सिग्नल्स दैट एक्ट थ्रू फॉस्फोलाइपेज C, IP3 एंड कैल्शियम। तो इसमें एसिटाइल खोलिन है, जो कि आप लोगों ने देखा था कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, या फिर अल्फ़ा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट्स है, एंजियोजेनिन है, एंजियोटेंसिन 2 है, ATP एंड ऑक्सिन, डिफरेंट किस्म के ये सिग्नल्स हैं जो कि फॉस्फोलाइपेज C, IP3 या। तो दो मेजर पाथवेज है सिग्नलिंग में। आप लोग एक पाथवे आप लोगों ने देख लिया कि साइक्लिक AMP डिपेंडेंट पाथवे है, और दूसरा साइक्लिक AMP डिपेंडेंट पाथवे में एंजाइम इफेक्टर एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेस था। दूसरे पाथवे में आप लोगों ने देख लिया कि वो फॉस्फोलाइपेज C पाथवे है, उसमें सेकेंडरी मैसेंजर IP3DAG होगा, और एंजाइम इफेक्टर वहाँ पे कौन सा होगा, फॉस्फोलाइपेज C होगा। तो ये दो मेजर पाथवे हैं जिसके थ्रू ये हार्मोन्स क्या करते हैं। अब ये दूसरा ग्रुप है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स का। तो लिपिड सॉल्युबल जैसे भी हम कहते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली बात आ जाती है कि क्या, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो इसका वैसे ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं रिसेप्टर की केस में। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या करेंगे, दे विल सिंपली डिफ्यूज इनटू द टारगेट सेल्स एंड बाइंड विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं ना। और इस तरह के हमने एग्जांपल्स विटामिन D का देखा था, स्टीरॉयड हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, जितने भी स्टीरॉयड बेस्ड हार्मोन्स हैं ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स एंटर्स द न्यूक्लियस, रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स बाइंड्स टू ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ द DNA। इसमें हमने एक टिपिकल रिसेप्टर की बात की थी कि उसमें एक DNA बाइंडिंग डोमेन हो, ठीक है ना, एक उसमें सिग्नल बाइंडिंग डोमेन होता है, एक उसमें ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन होता है, एक उसमें इनहिबिटर प्रोटीन लगा होता है, इफ़ यू रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर। तो ये उस तरह का रिसेप्टर होता है। दिस प्रॉम्प्ट्स DNA ट्रांसक्रिप्शन टू प्रोड्यूस mRNA एंड द mRNA डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये इसका सिंपल सा डायग्रामेटिकली अगर आप लोग ये देख लो, द स्टीरॉयड हार्मोन डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बाइंड्स टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ये स्टीरॉयड हार्मोन आ गया, इंट्रासेलुलर या साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ ये बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद ये चूंकि हम जब कहते हैं कि ये DNA के ऊपर जाके अटैच करेगा, तो DNA कहाँ है, तो न्यूक्लियस के अंदर अटैच है ना, न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस ये रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ आएगा, DNA के ऊपर लगेगा, ठीक है ना। और DNA के ऊपर किस तरह लेगा, ये सेम उसी तरह उसका एक्शन है।
कि वहाँ पे डीएनए बाइंडिंग डोमेन होगा, डीएनए बाइंडिंग साइट होगा। उससे जब इनहिबिटर रिमूव होता है तो उसके बाद ये डीएनए के साथ अटैच करके एक एमआरएनए की सिंथेसिस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है ना, या तो स्टॉप करेगा या उसको स्टार्ट करेगा। और इस तरह की अटैचमेंट को मैंने कहा हार्मोनल डॉकिंग भी कहते हैं। हार्मोनल डॉकिंग ये एक टर्मिनोलॉजी है, डॉकिंग। जिस तरह ये समंदरों में ये बहरी जहाज़ आके किनारे पे आके ना लग जाते हैं, डॉक कर जाते हैं, वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो उसको डॉकिंग, उसको भी डॉकिंग कहते हैं। तो ये वही टर्मिनोलॉजी है। या हार्मोन की केस में भी इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनल डॉकिंग। ये हार्मोन डॉक कर जाता है अपने रिसेप्टर के ऊपर और उसके रिस्पॉन्स में फिर क्या जीन एक्सप्रेशन या तो स्टॉप होता है या स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप लोग अगर देख लो तो हार्मोनल डॉकिंग का बड़ा अच्छा एक ये डायग्राम है कि किस तरह, ये देखिए ना, कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, ये कार्टिकाइड्स या कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या जनरली स्टेरॉइड हार्मोन आके अपने रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच कर जाते हैं। ये हार्मोन्स हैं आके रिसेप्टर और उसके रिस्पॉन्स में ये एमआरएनए की सिंथेसिस आप लोग देख रहे हो ना। ये देखिए ये हार्मोन्स आ गई इन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के ऊपर, यहाँ पे अटैच हो गई। अटैचमेंट के बाद उसकी एक्टिवेशन के बाद यहाँ डीएनए के ऊपर अटैचमेंट और ये उसका रिस्पॉन्स है। तो ये दिस इज कॉल्ड हार्मोन डॉकिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट हार्मोन्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी, क्योंकि सेम थीम हम रिसेप्टर वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी की बेस पे सारा मैकेनिज्म है। तो इसको आप लोग रीड कर लो, पढ़ लो। फिर भी अगर कहीं पे आप लोगों को समझ नहीं आती, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।